हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। कंप्लीट चैप्टर है इस वीडियो के अंदर और बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जो 2023-24 का अपडेटेड सिलेबस है उसके बाद के सालों का जो सिलेबस रहने वाला है उसके हिसाब से वीडियो बनाया गया है। तो इस साल जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए उस पैटर्न को कॉपी करते हुए यहाँ पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो जो सबसे पहले टॉपिक है आपका इस चैप्टर के अंदर वो है लाइफ प्रोसेस, जो कि चैप्टर का नाम भी है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, लाइफ प्रोसेस के लिए एक वर्ड जो आपको समझना होगा पहले, लाइफ क्या होती है। बेसिकली लाइफ वो है मतलब जितने भी लिविंग है हमारे सराउंडिंग, जितने भी प्राणी हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, जान है। हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से। मतलब वो जो लिविंग थिंग्स होता है वो क्या करता है, खाना खाता है, सांस लेता है, चलता फिरता है, बच्चे पैदा करता है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिससे पता चलता है कि जो लिविंग है वो किस तरीके से लिविंग है। मतलब अदर थिंग्स से जो एक लिविंग है उसके अंदर लाइफ है वो बाकी चीज़ से अलग है। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंपली आप ये समझ सकते हो कि भैया लाइफ, एक लिविंग को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती है वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस है। इसको हम फिर भी बुक के हिसाब से देखिए कि बुक में क्या लिखा गया, ये आपके एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑल बेसिस फंक्शन दैट परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। भाई देखो, लिविंग है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको लिविंग रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी सर्वाइवल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके द्वारा अपने अस्तित्व, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपने लिविंग को बनाए रखने के लिए जो भी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जो भी बुनियादी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मेजरली इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ाया गया आपको उसमें पहला आपका न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपिरेशन, चौथा एक्सक्रीशन। इसे हिंदी में भी बारी बारी बताया गया कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें पोषण आपका, फिर उसके बाद श्वसन आपका, इसके बाद परिवहन, इसके बाद उत्सर्जन। तो हम बारी बारी समझते हैं, थोड़ा सा फ्लो चार्ट समझते हैं। समझ लीजिए कि आप लिविंग को, सिंपली आप लिविंग ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मान लेते हैं कोई एनिमल है, तो सबसे पहले देखो जो वो एनिमल है, जो लिविंग बॉडी है, मतलब आप कोई मैन है तो सबसे पहले अपने लिए क्या करेगा, वो भोजन करेगा। क्या करेगा, भोजन, खाना खाएगा। तो जब वो भोजन करता है तो भोजन करते उसे क्या मिलता है भैया, न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन। अब उस न्यूट्रिशन लिया उसने, मतलब न्यूट्रिशन, उसने खाना खाया। अब खाने में से एनर्जी निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन लेना पड़ेगा। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, क्या जाएगी, ऑक्सीजन एंटर करेगी। अब ऑक्सीजन एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू जब सर्कुलेशन होगा तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अब क्या होगा, जब सब कुछ हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से, लिक्विड निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, तो वो क्या होगा, हमारा एक्सक्रीशन। तो बेसिकली इन चारों फंक्शन के बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है वो आपका क्या है, न्यूट्रिशन। किस तरीके से ह्यूमन के अंदर या लिविंग के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन होता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन को आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो भी एक्टिविटी आप फूड से रिलेटेड है वो सारी की सारी आती है। तो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें बताई गई है कि जैसे लिविंग, भाई लिविंग कौन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेस लाइक द ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। जितने भी लिविंग जीवित प्राणी हैं उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन है, कुछ पहचान है। जैसे कि वो क्या करते हैं भैया, ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, सांस लेते हैं, परिसंचरण होता है, उनकी बॉडी में मूवमेंट होती है, ये सारी क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है। हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो सेकंड थिंग इसमें जो बताया गया है, न्यूट्रिशन क्या, डेफिनेशन जो कि हम टॉपिक भी स्टार्ट कर चुके हैं। न्यूट्रिशन है क्या, तो बेसिकली प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनर्जी, फॉर एनर्जी फ्रॉम मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि खाना है, अब खाने में से हमने क्या किया, काम की चीज़ें बोले तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमने क्या कर लिए, खाने में से प्राप्त करें ताकि हमारे शरीर के अंदर क्या ग्रोथ हो सके, हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। तो भैया देखो, खाने में से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की प्रोसेस, उसी का नाम क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हिंदी में साफ तौर पर लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य सामग्री, मतलब खाने पीने की चीज़ों में से पोषक तत्व, किसके लिए, ताकि एनर्जी मिल सके। तो उसके लिए क्या, खाने में से एनर्जी निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण, इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। चलिए एक चीज़ क्लियर होगी, आगे बढ़ते हुए हम लोग चैप्टर के अंदर। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा बीच में कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसका अलग से मैं शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है। बेसिकली अभी आपने समझा कि न्यूट्रिशन गेन करना, आपके खाने में से न्यूट्रिएंट्स लेना, पोषक तत्व लेना आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, तो हमारे फूड के अंदर वो चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल आपके दिए गए हैं, जैसे कि आपका ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वाइटामिन हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, वाटर। ये चीज़ें आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करने में, ठीक है, आपकी बॉडी को अच्छा मेंटेन करने में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब बेसिकली न्यूट्रिशन की अगर बात चली रही है तो न्यूट्रिशन का टाइप भी देख लेते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन का टाइप कितने हैं, तो बेसिकली मोटे मोटे यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, दो प्रकार के क्या है आपके सामने न्यूट्रिशन के टाइप है। तो ऑटोट्रॉपिक आपने शायद 7th क्लास में पढ़ा होगा कि 7th क्लास में ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो अब वो क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल के माध्यम से वो पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट आर मेक्स देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, और न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। देखो ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑटोट्रॉपिक कहेंगे, ठीक है, इस मेथड को कहते हैं ऑटोट्रॉप कहेंगे। तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक के अंदर होता ये है कि जो लिविंग है, जो भी लिविंग है, मतलब हरे पौधे वगैरह, वो क्या करेंगे, सनलाइट को यूज़ करके, आपका किसको, सनलाइट को यूज़ करके क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, और ये स्वपोषण होता है इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए, हम जो दूसरा टाइप है इसमें वो है आपका हेटरोट्रॉपिक, विषमपोषी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विषमपोषी। तो बेसिकली इसमें है क्या चीज़, तो ऑर्गेनिज्म देखो वहाँ पे क्या है, खुद बनाए, और यहाँ पे खुद बनाने में सक्षम नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अनदर एनिमल प्लांट फॉर देयर फूड। भैया देखो, क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना सकते तो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक कहेंगे। वे जीव जो भोजन बनाने के लिए दूसरे जंतु या दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब ठीक है, अब विषमपोषी में ह्यूमन भी आ रहा है, एनिमल से बहुत सारे आ रहे हैं, बट इसके अंदर भी कैटेगराइज किया गया कि किस किस कैटेगरी यहाँ पे आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको दिखाई गई यहाँ पे, जो कि किसमें आती है भैया, हेटरोट्रॉपिक के अंदर। तो हेटरोट्रॉपिक में जो पहला है वो है आपका सैप्रोफाइटिक, जिसे हम मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी देखो नाम से याद है, आपको याद करना ईजी है। मृत मतलब मरा हुआ, सैप्रो मतलब डेड, जो डिकिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ या डेड चीज़ों को खा कर जिंदा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग, ये वर्ड याद रखना आपको, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अभी ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जो अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंड होते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। तो ये कहते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने पोषण के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, डेड या सड़े गले कार्बनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका फंगस दिया गया, मशरूम दिया गया। तो फंगी और मशरूम जैसे जो यहाँ पे लिविंग है, वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बोले तो इसमें पोषण के लिए वो क्या करते हैं, वो डेड और डिकिंग इस चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थों का यूज़ करके वो जिंदा रहते हैं। दूसरा होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बोलते हैं परजीवी। परजीवी बोले तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में एक थोड़ी सी डिफरेंसेस है। बेसिकली ये भी दूसरे पर डिपेंड है, और ये भी दूसरे पर डिपेंड है, और ये भी दूसरे पर डिपेंड है। तो पहले हम स्टार्टिंग वाले दोनों में देख लेते हैं, दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस है क्या है। इस वाले में क्या होता है कि जो लिविंग है वो दूसरे को भैया डेड होने के बाद ही यूज़ करता है, जब एनिमल पूरी तरीके हो जाएगा डेड हो जाएगा। बट इस पैरासाइटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए बिना शिकार को मारे क्या करता है, सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैरासाइटिक। देखिए डेफिनेशन वाइज क्या लिखा है यहाँ पे, ढंग से देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे है कि इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms live on or inside the body of their host and feed on them without killing host. For example, tapeworm and कसकटा। सिंपली समझे, देखो हम अपने न्यूट्रिशन के लिए इसने क्या किया, ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है वो उसको मारेगा नहीं, उसको बिना किल करे हुए ये जिंदा रहता है। मतलब एक ऐसा पोषण जिसमें क्या होता है, जो जीव होता है अपने परपोषी के शरीर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो उसको बिना मारे उसका सेवन करता, मतलब उसे यूज़ करता रहता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आप देखेंगे तो टेपवर्म होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। टेपवर्म बेसिकली एक तरह का वर्म है जो आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है,
तो ये हमारी बॉडी के, इसके बाद कसकट, आपने बेल देखी होगी, हमारी बेल जो इस तरीके से पेड़ पर लिपट जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ऐसे हैं, देखो उस पर्टिकुलर होस्ट को मारे बिना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, कसकटा हमारे बिल का, तो ये क्या करता है, इस पेड़ के आसपास चिपक जाती है और अपनी ग्रोथ करती रहती है उस पेड़ के माध्यम से। यहाँ पे उसको पेड़ को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती और अपनी ये ग्रोथ करती रहती है। थर्ड जो टाइप है यहाँ पे वो है आपका होलोजोइक है। होलोजोइक थोड़ा सा दोनों से अलग इस तरीके से, इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस आता है, इसमें 3-4 स्टेप फॉलो होते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट होता है। तो होलोजोइक में है क्या क्या चीज़, पहले देख लेते सिंपली। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कंजप्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड फूड मटेरियल, ठीक है। खाया हमने, उसके बाद मतलब हमने क्या किया, कंज्यूम करा उसको। इसके अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहला इंजेशन, चीज़ों को ग्रहण करना, चीज़ें हमने खाई, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको असिमिलेट करना, उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल लेना। तो ये 4-5 स्टेज के अंदर होता है। जैसे अमीबा और ह्यूमंस के अंदर अगर बात करें, अमीबा के अंदर भी होता है, ये ह्यूमंस के अंदर भी होता है। देखो हिंदी में बहुत और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, खैर आपको इंग्लिश में भी समझ ज़्यादा अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो होलोजोइक में क्या है, जो लिविंग होता है वो सॉलिड या लिक्विड चीज़ें लेता है, और उसके बाद क्या करते हैं, उससे 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, मतलब चीज़ों को खाया, चीज़ों क्या खाया, खाया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करा, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करा, उसके बाद उसकी बॉडी ने उसको असिमिलेट, उसकी बॉडी ने उसको यूज़ करा, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये 5 स्टेप में होता है, और इस वाले को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि किस में होता है, अमीबा में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। तो बेसिकली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स की बात करें, तो हेटरोट्रॉपिक एनिमल 3 टाइप के होते हैं, बचपन में भी आपको पढ़ाया गया होगा, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। खैर ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा नाम सुन के। ऐसे जो सिर्फ प्लांट पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि हिरन, बकरी। और ऐसे जो सिर्फ क्या होते हैं, चिकन पर या नॉनवेज खाते हैं, उनको हम कहते हैं मांसाहारी। कार्निवोर जैसे कि लोमड़ी, गिद्ध वगैरह हो गए, ठीक है। ओमनीवोरस में क्या, सारे के सारे वो आते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, मतलब इसको भी और इसको भी। इसमें आपका ह्यूमन, डॉग, क्रो वगैरह क्या है, आते हैं। सो ये इजी है अपने आप में, फिर भी आप स्लाइड से अगर पढ़ना चाहें, नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाला, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा यहाँ पे। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर हमें ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट के अंदर ही कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, एक पौधा होता है, वो सूरज की मदद से क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहानी इतनी सी नहीं होती, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको समझना है 10th क्लास में, क्योंकि जो 7th क्लास में पढ़ा था वो बहुत कम था। आप थोड़ा सा ढंग से समझना है, कंसेप्ट तो देखो वही है कि सूरज खाना बना रहा है, चीज़ें वही हो रही, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल में करना पड़ेगा, कि आप 10th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट हो चुके हैं। हम समझते हैं इसको फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस को कम्प्लीटली। पहले हम ना थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली डायग्राम से समझेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड to create oxygen energy to form of sugar in present of sunlight and chlorophyll। तो उसमें क्या है कि भाई एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होता है वो सनलाइट का यूज़ करता है, सूरज के प्रकाश का यूज़ करता है, क्लोरोफिल का यूज़ करता है, और बनाता है किसको, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करके क्या करता है, वो अपना फूड प्रिपरेशन करता है। तो भाई एक लॉन्ग प्रोसेस है, समझ लेते हैं। देखो प्रैक्टिकली यहाँ पर डायग्राम में जो चीज़ दिखाई गई, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ उसको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। चलिए ठीक है, तो आप पहले समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका सनलाइट है। सनलाइट से पहले हम ये पौधा है, ये कंप्लीट पौधा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पौधे की जो ये लीफ वाला एरिया है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है आप जो, क्लोरोफिल होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर पड़ती है धूप। अब ये धूप जो उसमें पड़ती है तो उसको धूप, क्लोरोफिल उसको अपने अंदर अवशोषित करके रोक लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, इसको चाहिए दूसरी चीज़, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है, हम लोग जो ह्यूमन बींग होते हैं छोड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज़ ये कर लेते हैं। इसके अलावा जो वाटर है, आपको पता है जो पौधा है वो ज़मीन से जुड़ा होता है, तो ज़मीन से क्या कर लेता है, ये वाटर भी ले लेता है। चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है, और सनलाइट तो है ही, ठीक है। इसके क्लोरोफिल तो इसके अंदर है ही। अब इसको यूज़ करके वो क्या बनाने वाला है, अब नई चीज़ है, एक ग्लूकोज की फॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज बनाने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, H6 क्या कहते हैं, C6H12O6, इसे हमें ग्लूकोज कहने वाले। इसके आगे इसका आपको इक्वेशन भी मिलेगा। और साथ के साथ ये यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बनाता है आपका
ऑक्सीजन। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो पौधा है उसमें देखो क्या क्या किया इसने लिया, क्या क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ली, इसने क्या ली पहले कार्बन डाइऑक्साइड ली, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसने सनलाइट का यूज़ किया, क्लोरोफिल इसके पास था, सनलाइट था, वाटर लिया इसने और बनाया ऑक्सीजन और आपका शुगर, इसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर भी इसमें आपके क्वेश्चन एक जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उससे पहले आप इक्वेशन समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था, क्लोरोफिल पत्तियों में और सनलाइट धूप से मिला उसे, तो यहाँ पे ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला और ये है ऑक्सीजन, तो ये चीज़ें पौधा बना करके देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क्स के अंदर आ भी सकते हैं एग्जाम में। सो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आया भी हो सकता है टर्म 1 में पूछ भी ले आपसे इस बार, तो ये क्वेश्चन ये है कि भैया वो इवेंट्स बताने, वो चीज़ें बतानी है जो कब होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे बताया मैंने कि जो लाइट एनर्जी होती है जो सूरज के प्रकाश से मिला, उसको ऑब्जर्व किया करता है कौन, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या करता है, उसको प्रकाश की ऊर्जा को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब वो ऊर्जा क्या करेगी, वो यूज़ की जाएगी ब्रेक डाउन टू द वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर का फॉर्मूला पता है ना आपको, H2O होता है, क्या होता है H2O। तो ब्रेक डाउन मतलब हाइड्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम अगले सेकंड पॉइंट में भी लिखा वही बात, क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं। लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल। अब लाइट एनर्जी किस में आ जाती है भैया, केमिकल फॉर्म में आ जाती है। अब लाइट एनर्जी किस में थी, लाइट से क्या बन गई, वो केमिकल बन गई। चलो ये भी चीज़ क्लियर हो गई हमें। अगला स्टेप हमारे सामने क्या है कि द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इससे पहले हमने ऊपर देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। तो अगर जो H2O था, जब ये क्या होता है लाइट के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन अलग आ जाएगा और ऑक्सीजन अलग आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन आपकी अलग आ जाती है। तो ये 3-4 स्टेप्स के अंदर हमारा ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए आपका, कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर पानी को तोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। उसके बाद जो आपकी ये एनर्जी थी वो क्या कन्वर्ट में हो जाती है, इसमें आपकी लाइट से कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अपचयन हो जाता है उसका, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना। क्या कहते हैं, रिडक्शन होना। रिडक्शन का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया गया, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए, जो हमारे इसमें जो काम करने वाली जो चीज़, इसमें एक चीज़ आती है आपकी एंजाइम। एंजाइम बेसिकली इस चैप्टर में कई बार यूज़ किया गया, तो आपका एंजाइम क्लियर होना चाहिए कि एंजाइम आर प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जो एंजाइम होते हैं वो इन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, उसकी स्पीड को ग्रो करते हैं। सो एंजाइम हमारी बॉडी के लिए एज अ प्रोटीन क्या करते हैं, एक्टिविटी के क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी जो केमिकल रिएक्शन की हो रही है उसको स्पीड अप करने का काम इनका होता है। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्या बताइए, क्लोरोप्लास्ट अब क्या होता है कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, वो चीज़ इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और यही क्या करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस जगह पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को भी मिलेगा कि यही इसी साइड पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। तो पत्तियों के अंदर इसी स्थान पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है। इसके लीफ के अंदर एक और अच्छी चीज़ होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। तो स्मॉल छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों की सतह पर, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर आती जाती हैं, किसमें, पौधों में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। चलिए फंक्शन ऑफ स्टोमेटा समझने से पहले हम इस चीज़ को ढंग से समझ लेते हैं कि ये पत्ती है, पत्ती को जूम किया गया तो पत्ती में जो छेद दिखाई देते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, उसी को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इसके जो छेद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा क्या काम करता है, तो स्टोमेटा क्या करता है, सबसे पहले गैसों का आदान प्रदान, बोले तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाने का जो काम होता है वो इसी का होता है। दूसरा ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, आपको पता है, पौधे में पानी डालते हैं, तो जब पौधे में ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो कुछ पानी भाप बन करके क्या हो जाता है, वो
उड़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये तो काम कौन करता है? स्टोमेटा करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखो, ये राजमा जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल, जो कि स्टोमेटा को बंद करने और खोलने के काम आते हैं। देखो, ये बंद स्टोमेटा और ये खुला स्टोमेटा है, तो इनको खोलने और बंद करने का काम किसका होता है? यानी स्टोमेटा का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एपिडर्मिस देख लेते हैं। देखो, एपिडर्मिस क्या होता है? पत्तियों के ऊपर एक ना वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, a protective tissue that cover the entire surface of the plant. The epidermis protect the plant from the infection and the water loss. देखो, पौधा है, अब पौधा क्या होता है? जो इस पौधे के अंदर क्या है, मान लो धूप, गर्मी, बरसात है, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो उसको नुकसान से बचाने के लिए क्या है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, जो कि इसको क्या इन्फेक्शन से बचाती है और किससे बचाती है? पानी के नुकसान होने से बचाती है। तो इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एक मोम जैसी सुरक्षात्मक ऊतक होता है जो पूरे पौधे की सतह को कवर करता है और इसे संक्रमण और पानी की कमी से बचाता है, ताकि पानी का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। क्यूटिकल सेम इसी तरह प्रकार की एक ये भी क्या है? क्यूटिकल एक बिना सेल वाली एक वैक्सी लेयर होती है, जो पाई जाती है मुख्य तौर पर कहाँ पे? ऐसे पौधे पे जो मरुस्थल वगैरह में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा धूप होती है, तो एपिडर्मल सेल के नीचे पाए जाते हैं। और ये एपिडर्मिस से क्या करते हैं? वाटर लूज करने को रोकते हैं, मतलब ये कम कर। क्यूटिकल क्या करते हैं? ये भी पानी की कमी होने से बचाता है, ताकि पौधों के अंदर पानी की कमी ना हो। इसके बाद गार्ड सेल देखा कि ऊपर बताया था मैंने, गार्ड सेल क्या करती हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग को, पेयर ऑफ एपिडर्मिस सेल, ठीक है, जो रंध्रों को खुलने और बंद करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं किसका? स्टोमेटा। आपने ऊपर देखा था ना, स्टोमेटा क्या होता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज कर रहा था। ठीक है, तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। यहाँ पे देखो लीफ का डायग्राम बताया गया है। तो बेसिकली इस लीफ के डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें देखो जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। एक तो पहले आपको ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, गार्ड सेल क्या होती है, और स्टोमेटा। बेसिकली ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्यूटिकल वैक्स होता है। ठीक है, फ्लोएम और आपने फ्लोएम और जाइलम के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था शायद, इसमें अगले आपको आगे मिलेगा शायद इसके बारे में पढ़ने को आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक प्राणी के अंदर एक क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन एक सिंगल सेल एनिमल है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन किस मेथड से हो रहा है? तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें, तो अमीबा टेक फूड थ्रू टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन सूडोपोडिया ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वॉक्यूल। देखो, अब इसको ना समझ लो पहले आप। ये देखो, ये अमीबा है। अमीबा के ये जो बाहर की तरफ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो बाहर कोई भी स्ट्रक्चर बने, जैसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो अब क्या करते हैं? स्यूडोपोडिया शेप चेंज करते हैं, तो इसके बीच में एक वॉक्यूल्स, मतलब कि खाली जगह बन जाती है जहाँ पर फूड आ जाके अटक सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये फूड क्या होता है, ये फूड वॉक्यूल क्लोज होने लगती है। अब जब क्लोज होने के बाद ये पूरी तरह कवर कर लेता है फूड को, तो ये डाइजेस्ट कर लेता है और उसी वॉक्यूल के माध्यम से क्या करता है? बॉडी के बाहर कर देता है। तो इनसाइड वॉक्यूल के क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो पच जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, इसे हम डाइजेशन भी कह सकते हैं। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया ये स्यूडोपोडिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सिंगल सेल होता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल मूव द सरफेस टू सेल एंड थ्रू आउट, और बाहर बॉडी से बाहर चला जाता है। देखो आगे हिंदी में बहुत अच्छे से और बताया गया कि अमीबा जो है, अमीबा के अंदर अगर बात करें, वो एक कोशिकीय जीव है, इसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। ये क्या करता है? अपने फूड को घेर लेता है, इसके अंदर जो खाली जगह होती है, रिक्तिकाएँ होती हैं, वो बन जाती हैं। ठीक है, अब खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जो कॉम्प्लिकेट सब्सटेंस होता है वो सिंपल सब्सटेंस में बन जाता है, और सिंपल सब्सटेंस बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। अब ये जो फूड पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होता है, जब पूरी तरह अमीबा के पास चला जाता है तो उसे बचा लेता है, और जो बचा हुआ बच जाता है सब्सटेंस, उसको वो बाहर की तरफ निष्कासित कर देता है, वो निकाल देता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है बच्चों, तो थोड़े से ध्यान से अटेंटिव होकर इसको सुनना। ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वह कैसे होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। सो आप उसको ध्यान से समझें, कौन कौन से ऑर्गन है, किसका काम क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, पर्टिकुलर छोटे कौन सा एंजाइम है, कौन से ऑर्गन में डाइजेशन होता है, या कहाँ से कौन सा जूस निकलता है, सब कुछ इसके बारे में आपको बताया गया बारीकी से। सो इसको ध्यान से समझे, हो सकता है एक बार में क्लियर हो, तो आपको वीडियो को रिवाइंड भी करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ईजी भी है, बट थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से बच्चे बार बार भूल जाते हैं इसको। सो इसको, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना। सो स्टार्ट करें सबसे पहले माउथ से। तो माउथ क्या था? जहाँ से आप फूड ग्रहण करते हैं। वी इनटेक फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम अवर माउथ। अगर एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ से? माउथ से ही शुरू हो जाती है। अब माउथ के अंदर कुछ खास चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है वक्ल कैविटी।
बकल कैविटी क्या होता है, जो आपके माउथ के अंदर जो जगह होती है, ये मुंह है इसके अंदर थोड़ी सी आपने देखा होगा जगह होती है जहाँ पे आपका खाना हो सेट होता है, मतलब खाना जहाँ पे मुंह के अंदर स्पेस लेता है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक तो स्पेस प्रोवाइड करना मुंह के अंदर, दूसरा प्रोवाइड द एरिया च्यूइंग फूड, खाना चबाने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, दूसरा सलाइवा, आपके मुंह के अंदर सलाइवा लार भी होती है जो कि सलेवरी ग्लैंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सलेवरी ग्लैंड से। अब ये जो सलाइवा है वो क्या करती है, स्टार्च को क्या करती है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है शुगर में। क्या करती है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है शुगर में, क्योंकि क्यों, इसमें एमिलेज नाम का, क्या किस नाम का बेटा, एमिलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या करते हैं, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को या हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है उनको फास्ट करता है। तो ये एमिलेज क्या करता है, स्टार्च के साथ मिल करके शुगर बना देता है। ठीक है, स्टार्च का मिक्स होकर के उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर के फॉर्म में। इसके अलावा आपके मुंह में सुंदर सुंदर दांत होते हैं आपके, ठीक है, जो खाने को चबाने का काम आते हैं। इसके अलावा आपकी जो टंग है, जो तंग करती है लोगों को, बोले तो आपकी जो जीभ है वो खाने को मुंह में घुमाती है और सलाइवा को मिक्स करने का काम इसका होता है। और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या लेने का, टेस्ट लेने का। टेस्ट मतलब दूसरों का टेस्ट नहीं, टेस्ट खाने का टेस्ट लेने का इसका काम होता है। सो ये होता है हमारा माउथ वाला पार्ट, जिस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में बारीकी से हिंदी से बताया गया कि हमारे मुंह के अंदर ही भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें पहला जो ऑर्गन है वो मुंहगुइखा होती है, इसे ओरल कैविटी इंग्लिश में कहते हैं, जो हमें भोजन चबाने के लिए जगह देता है। दूसरा होता है लार, जिसे हम सलाइवा कह रहे थे, ये लाला ग्रंथि से निकलता है। लाला ग्रंथि आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करती है, स्टार्च के साथ मिलकर, कि स्टार्च में क्या वो हमारे लार के अंदर होता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एंजाइम एमिलेज नाम का एंजाइम, और ये क्या करता है, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शर्करा में, जिसे हम चीनी की कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दांत होते हैं जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। हमारी इसके जीभ होती है जो भोजन को मुंह में पूरी तरह इधर उधर घुमाती है और लार को हमारे भोजन के साथ मिलाने का काम करती है। तो ये काम हो गया किसका, हमारे मुंह वाले ऑर्गन का। इसके बाद जो उसके जो खाना पहुंचता है हमारा ईसोफेगस में पहुंचता है। ईसोफेगस में कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस हम ग्रसिका भी कहते हैं या फूड पाइप कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे एक माध्यम, एक मीडियम है बिटवीन माउथ एंड द स्टोमेटा, ठीक है, खाने को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखा होगा आपने, फूड आपका जहाँ पर फूड होगा उस वाले एरिया का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जहाँ पर फूड नहीं होता उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। तो सिकुड़ना और कम होना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसे। तो क्या स्टेटमेंट भी इसकी लिखी हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया 1 मार्क्स के अंदर, कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस फॉर मूविंग द फूड फॉरवर्ड ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में खाने को आगे भेजने के लिए क्या करना, स्थानांतरण करने के लिए जो हमारा फूड पाइप होता है जो, उसके अंदर क्या है, संकोचन और स्थिलन। कैसे, एक बार क्या होगा, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर उस रिलैक्सेशन, मतलब वो फैलेगा सिकुड़ेगा। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये इस तरीके से हमारा ये हो गया क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। आगे थोड़ा बढ़ते हुए, आगे जो हमारा अगला पार्ट है वो स्टोमेटा, जो कि ईसोफेगस के बाद वाला जो ऑर्गन आपको दिख रहा होगा आगे, इसमें बिल्कुल बहुत क्लियर डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे, द स्टोमेटा इज अ मस्कुलर होलो ऑर्गन, अंदर से एक खाली ऑर्गन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है, ये प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस, मतलब वो ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। अब इसके अंदर क्या है, कौन कौन से जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस और तीसरा पैप्सिन। तो गैस्ट्रिक जो जूसेस है वो 3 होते हैं, HCl, म्यूकस एंड पैप्सिन। तो तीनों के क्या क्या काम होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो जब हम फूड खाते हैं तो हमारे फूड मटेरियल के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो HCl क्या करते हैं, सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। दूसरा बच्चा म्यूकस, मेक्स इनर लिनिंग इन स्टोमेटा टू प्रोटेक्ट HCl इफेक्ट ऑन स्टोमेटा वॉल। देखो अब ये क्या है, आप जब आप आपका खाना ऊपर से नीचे आया तो अब यहाँ पे बन रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, HCl बन रहा है। लेकिन HCl जो एसिड वगैरह होता है हमारी बॉडी के लिए तो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो जो म्यूकस का होता है, क्या करता है, ये म्यूकस दिख रहा होगा आपको, ये पिंक कलर की हल्की सी ये जो लेयर आपको दिख रही होगी ये सराउंडिंग में, तो ये एक परत बना देता है, एक लेयर बना देता है, एक क्लीनिंग क्रिएट कर देता है, ताकि HCl का जो इफेक्ट है वो स्टोमेटा पर ना हो।
सॉरी जो स्टमक पर आपके इसका प्रभाव ना हो, क्योंकि ये इससे आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। थर्ड चीज़ आपकी जो पेप्सिन है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो हमने एमिलिस जो हमारी सलाइवा होती है, क्या जो सलाइवा है, सलाइवा ने क्या किया था, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, शुगर के अंदर। किसके अंदर, शुगर के अंदर। सो बेसिकली एक चीज़ ये तो क्लियर होगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो नई हमने चीज़ पढ़ी कि ये प्रोटीन कन्वर्ट हो चुका है किसमें, अमीनो एसिड में। किसकी वजह से, पेप्सिन की वजह से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। 2 काम हो गए अभी तक हमारे। आगे बढ़ते हुए यही चीज़ आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, ढंग से समझे हिंदी वाले बच्चे भी। तो देखो है क्या यहाँ पर बेटा, अमाशय जो होता है आपका एक पेशी है, अंदर से खोखला ऑर्गन है जो अंदर से खाली रहता है। अमाशय में उपस्थित कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, जो कि जठर रक्त उत्पन्न करती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन होते हैं। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मारता है। जो श्लेष्मा है वो अंदर एक परत बना देता है किसकी, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव अमाशय की दीवारों पर ना हो। और जो पेप्सिन नामक जो ये है आपका एक तरह का एंजाइम कह सकते हैं आप इसे, तो ये प्रोटीन को पचा करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला जो ऑर्गन है वो लीवर है। अगला ऑर्गन कौन सा हमारा, लीवर है। लीवर पहले लीवर की इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी जाए कि जो लीवर है आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, जहाँ से सीक्रेट होता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट ये दोनों अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनके प्रॉपर काम होते हैं। दीज जूस गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो लीवर के अंदर इनका यूज़ नहीं होता, बल्कि ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, कहाँ पे, लीवर से इकट्ठे होते हैं गॉल ब्लैडर में, और ये आगे बढ़ करके अगले ऑर्गन में जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है, तो गॉल ब्लैडर बेसिकली वो चीज़ है, वो थैली है, वो पैकेज है जहाँ पर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट इकट्ठे होते हैं। इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे जो आपको येलो कलर का ऑर्गन दिख रहा होगा, पैनक्रियाज। तो इट प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हैं, एक आपका ट्रिप्सिन है, दूसरा आपका लाइपेज है, और ये भी क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे गई, एक तो यहाँ से जो ये बाइल जूस था और बाइल सॉल्ट, ये भी कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ से जो ट्रिप्सिन और ये लाइपेज है ये भी क्या करेगा, आगे मूव करेगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, इससे पहले हिंदी में बताया गया इसी पार्ट के बारे में, जिसे हिंदी में लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से पितरस और पित्त लवण निकलता है, जो कि पाचन के लिए छोटी आंत में जाता है। ठीक है, पित्ताशय मतलब यही गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, जिसमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियास पढ़ रहे थे, इसमें अग्नाशय के रस उत्पन्न होते हैं, इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं, और ये भी छोटी आंत में आगे जाते हैं। तो अब हम आगे चल के पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन एक कंप्लीट डाइजेशन वाली साइड है, जहाँ पे हमारे शरीर के अंदर पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लगभग 7 मीटर लंबी ये होती है, अंदर मुड़ी हुई ट्यूब होती है। अब इसमें जो 4 चीज़ें आई थी, एक बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, ट्रिप्सिन और ये लाइपेज। अब इनका बारी बारी करके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो बाइल जूस है वो सबसे पहले जो फूड आपका HCl से गुजर के जाता है, किससे, HCl से, जो कि अब क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था। तो उस एसिड को क्या बनाना, अल्कलिन बनाना, उसको क्या बनाना, एक तरीके से बेसिक मोड में कन्वर्ट करना। दूसरा आपका बाइल सॉल्ट, ब्रेक द लार्ज फैट ग्यूबल्स, मतलब जो बड़ी बड़ी गोलिकाएँ होंगी किसकी, फैट की, जो फैट की बड़ी बड़ी जो गोलिकाएँ होंगी उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना का जो काम होता है वो किसका होता है, बाइल सॉल्ट का होता है। इसके अलावा जो अगला है वो ट्रिप्सिन, ये ब्रेक डाउन करता है इसको, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। एक जगह आपने और पढ़ा होगा किसके बारे में, अब उसमें तो याद है आपको, पेप्सिन के बारे में। स्टमक के अंदर आपने पढ़ा था पेप्सिन, तो पेप्सिन भी सेम यही काम कर रहा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। बट वहाँ पे जो था वो कैसा था, वो एसिडिक था, वो कैसा था, एसिड फॉर्म में था। ठीक है, जिसको पचाया गया था। लेकिन यहाँ पे कैसा, ये अल्कलिन फॉर्म में है, मतलब ये बेसिक नेचर वाला होता है, ये इसको डाइजेस्ट करता हो सकता है पूछ ले 1 मार्क्स के अंदर कि ट्रिप्सिन का डाइजेशन करने, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में और पेप्सिन के प्रोटीन डाइजेस्ट करने में क्या डिफरेंसेस होती है। तो जो पेप्सिन था वो एसिडिक करता है, जो ट्रिप्सिन है वो बेसिक वाले करता है। इसके बाद जो लाइपेज है, इट ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफिकेशन मतलब जो ये बाइल जूस ने छोटे छोटे पीस किए थे, इसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो एमल्सिफाइड जो भी फैट होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल पे। तब 3 चीज़ें बहुत आसानी से होगी। तो पहले तो एक चीज़ क्या हुई, जो आपका अमीनो एसिड किससे बना था,
आपका प्रोटीन से। उसके बाद आपने देखा होगा जो शुगर बना था वो आपका स्टार्च से बना था। ठीक है, अब फैट का आपका क्या हो रहा है, फैटी एसिड बन गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलेय नाम इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, विलेय क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है और ये ऑब्जर्व करती है चीज़ों को। क्या करती है, ऑब्जर्व करके क्या करती है, इस सबको जितना भी फूड मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको कहाँ पहुँचाती है, ब्लड वेसल्स तक। ठीक है, अब हिंदी में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाया गया कि छोटी आंत कहते हैं इसे हिंदी में। और यहाँ पे पूरा पाचन होता है हमारे शरीर में। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। इसमें जो 4 चीज़ें आई हैं उनका काम बारी बारी पितरस क्या करता है, हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। क्योंकि अमावस्या में भोजन कैसा था, वो आपका अम्लीय प्रकृति का था, यहाँ पे क्षारीय हो जाता है। पित्त लवण जो होता है वो क्या करता है, जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना होता है, जो फैट वगैरह था उसमें। ठीक है, इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पायासीकरण कहते हैं। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर, जैसा कि क्या किया था पेप्सिन ने किया था, सेम ट्रिप्सिन करता है। लेकिन पेप्सिन ने प्रोटीन डाइजेस्ट किया था जो कि अम्लीय प्रकृति का था, लेकिन ट्रिप्सिन ने जो डाइजेस्ट किया वो किस नेचर का था, वो आपका क्षारीय नेचर का था। इसके बाद लाइपेज है, यहाँ पर जो इमल्सिफिकेशन हुआ है, जो पैसीकृत वसा है उसको तोड़ करके क्या बना देता है, वो एसिड, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, मतलब वसा एसिड और ग्लिसरॉल। उसके अलावा जो फुलाई हमने पढ़ा था अभी, उसको हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं। तो ये दीर्घरोम छोटी आंत के अंदर क्या होते हैं, उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अवशोषण करते हैं और सतह बढ़ाते हैं। साथ के साथ ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को रक्त वाहिकाओं में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ बड़े प्यार से यहाँ पे बताई गई बहुत ही स्मूथली, 1 बाय 1, कि स्टार्च का कन्वर्ट हो गया शुगर में, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, आपका शुगर में। आपका जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो गया, जो प्रोटीन था अमीनो एसिड में, जो फैट है वो फैटी ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये 3 चीज़ें क्या है, कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वाटर ऑब्जर्व होता है आपका। जो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला पार्ट है, जो बाहर वाला ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी ऑब्जर्व होता है क्योंकि ऑलमोस्ट डाइजेशन पूरी तरह हो चुका है। एंड इसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में इकट्ठा होता है, तो रेक्टम मलाशय कहते हैं। और इसके बाद द्वारा ये बॉडी के बाहर चला जाता है। तो बड़ी आंत में यहाँ पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, फिर पचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है मलाशय में जाता है, नहीं जो बचा हुआ नहीं सॉरी बचा हुआ, उसके बाद गुदा के मार्ग से एनल के थ्रू ये बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन। एक बार वीडियो का पूरा रिवाइंड करके देख सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो रेस्पिरेशन का है। तो रेस्पिरेशन जो हमारा अगला टॉपिक है वो उससे देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन, अब जितने भी लिविंग समय रेस्पिरेशन होता है, तो बेसिकली है क्या रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, वो एनर्जी लेती हैं किसके माध्यम से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और ग्लूकोज के साथ मिलकर के। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में एक चीज़ आती है ब्रीथिंग, आपका सांस लेना इसका पार्ट है। ठीक है, आपका रेस्पिरेशन अलग चीज़ है और सांस लेना अलग चीज़ है। अब अलग भी क्या कहें, रेस्पिरेशन के अंदर आपका ब्रीथिंग आता है, मतलब ब्रीथिंग इसका एक पार्ट है। ठीक, इसमें आपका डिफरेंस भी आएगा अभी थोड़ी ही देर में आपका। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेल्स क्या करती है, एनर्जी लेती है सांस लेने के, मतलब ब्रीथिंग के द्वारा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो प्रोसेस होती है एनर्जी ऑब्टेन करने की, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस होती है एनर्जी गेन करने की, एनर्जी प्राप्त करने की, वो अब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन या तो अब्सेंट होगी या इसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ब्रीथिंग के अंदर देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका सांस को अंदर खींचना और एक बॉडी को अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इनहेल ऑक्सीजन और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो फेफड़े होते हैं उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या जाती है, आपका ऑक्सीजन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो बॉडी के बाहर क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो सांस के लेना और छोड़ना जो होता है उसे हम सांस लेने पूरी प्रक्रिया बनती है, इसे हम उच्च श्वसन और अंतर श्वसन कहते हैं। हिंदी में देखिए रेस्पिरेशन क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के माध्यम से संयोजन करके ऊर्जा प्राप्त करती है, इसे हम श्वसन कहते हैं। इसमें सांस लेना शामिल होता है। अब श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। अब बात आई कि सांस लेना क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, सांस लेना। अब सांस लेने और ब्रीथिंग में जो डिफरेंस बता रहा था मैं आपको, ये डिफरेंस यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फ्रॉम द कार्बन वाटर एंड एनर्जी, कि इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है, जितना भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी और ऊर्जा बनाने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। फूड को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, खाने को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मतलब एक तरीके से हमारा क्या है, फूड को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। अब ब्रीथिंग में क्या करते हैं, इनटेक द फ्रेश एयर एंड रिमूव द फॉल्स एयर, हमारी बॉडी के अंदर ताज़ी हवा अंदर लेना और दुर्गंध युक्त हवा को बाहर हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट देखें, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ये क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है और ये एक शारीरिक प्रक्रिया बोले तो ये हमारे बॉडी के अंदर केमिकल एक्टिविटी होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटी, बट ये की फिजिकल एक्टिविटीज हमारी डेली करना बहुत ज़रूरी है हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए। ठीक है, इसके बाद इट इज़ रिलीज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एनर्जी बनती है, इसमें एनर्जी नहीं बनती, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं बनती, बल्कि इसमें एनर्जी का यूज़ होता है। इसे इंट्रासेलुलर प्रोसेस कहते हैं, मतलब ये हमारे अंतः कोशिकीय प्रक्रिया जो हमारी कोशिका में होती है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रक्रिया जो कि हमारे शरीर के मतलब कोशिकाओं के बाहर होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे एंजाइमों को शामिल किया जाता है, इसमें कोई भी एंजाइम शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑकर इन द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, और ये जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी की हर एक सेल में होती है। जबकि ब्रीथिंग क्या होता है, इसके लिए क्या होते हैं, कुछ अंग ही, कुछ लिमिटेड ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ये सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, आपके सांस लेने में और आपके रेस्पिरेशन में। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए, जो हमारे पास टॉपिक है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना होगा हमें कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन बताया गया अभी आपको कि जब हम वायु की प्रेजेंस में बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और वही जब काम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें दो चीज़ें बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और इसमें एंड में क्या बनता है, आपका लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल आदि बन सकता है इस पर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होने में लंबा टाइम है क्योंकि इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें टाइम कम लगता है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में, और इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें 36 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि ये बैक्टीरिया में होता है, आपकी बॉडी की मसल सेल में होता है, और आप ईस्ट नाम का एक माइक्रोब होता है, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। बारीकी से और समझिए इसको हिंदी के अंदर कि वो प्रोसेस जब हम जो रेस्पिरेशन है हमारा, रेस्पिरेशन मतलब इसमें जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो करके आपकी एनर्जी निकल रही है, तो उसे हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सिंपली ये है कि भाई अखरोट टूटा, अखरोट टूटने के बाद ही उसमें से आप यूज़फुल चीज़ निकाल पाओगे। अगर आपको अखरोट खाना है तो अखरोट की कवरिंग तोड़ोगे तो यूज़फुल मटेरियल निकलेगा। सेम रेस्पिरेशन में जब फूड पार्टिकल आपका टूटेगा तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो सिंपली आपको यही समझना है। तो अब जहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब यही काम अब्सेंस ऑफ इसमें होता है, ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन की कमी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जिसमें जो चीज़ बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इसमें जो बनता है एनारोबिक में, अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड, CO2 या अल्कोहल जैसी चीज़ें बन करके तैयार होती है।
इसमें एनर्जी फॉर्मेशन में लॉन्ग टाइम लगता है, इसमें एनर्जी बनने में, क्योंकि ये स्पीडली होता है तो एनर्जी बनने में इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगने की वजह से इसमें अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। इसमें 36 एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें केवल 2 एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन बैक्टीरिया हमारे मांसपेशियों में, और जो ईस्ट होते से खमीर कहते हैं हिंदी में, उसके अंदर ये होता है। एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, एटीपी क्या होता है बेसिकली। एटीपी एक तरह का केमिकल है एनर्जी की, जिससे हम एनर्जी मेज़र करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग इसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द वेरियस पाथवे। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसको, तो आपके ये ग्लूकोज है, ठीक है, आपकी बॉडी में साइटोप्लाज्म में गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें पायरुवेट में। अब पायरुवेट में क्या आने वाली एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो गई। अब इसमें 3 मेथड है हमारे पास। एक तो हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है इसमें जो चीज़ बन रही है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एनर्जी बनती है। इसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा के अंदर है, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक, इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी होती है। अब सिंपली एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप दौड़ते हो तो आपको ना आपकी सांसें तेज़ चलती हैं, लेकिन सांसें तेज़ चलने के बाद भी आपकी बॉडी की जो मांसपेशियाँ हैं उनको सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसे कहते हैं हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपके जब मसल्स क्या करती है, रेस्पिरेट करती हैं, सांस लेती हैं, मतलब बोले तो एक तरीके से फूड को ब्रेक डाउन करती है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में बन जाता है, और जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो आपको अगले दिन अकड़न या आपको थोड़ा बहुत पेन होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो ये 3 मेथड है आपके किसमें, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट है और ऊपर के दोनों क्या है, एनारोबिक वाले पार्ट है। नीचे वाला वायवीय, नीचे और ऊपर वाला अवायवीय श्वसन की एग्जाम्पल है। यही डायग्राम आपको हिंदी में दिया गया है। ठीक है, कि आपका ये था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये आपका पायरुवेट का फॉर्मूला है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में आता है। ठीक, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है ये काम, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यहाँ पे बन करके तैयार होती है। दूसरा होता है ऑक्सीजन की कमी में, हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, हमारी जो पेशी कोशिकाएँ होती है, तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, और यहाँ पे 36 एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि ऊपर वाले में केवल 2 एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि ये नीचे वाला वायवीय है, ऊपर वाले दोनों क्या थे, अवायवीय है। आगे बढ़ते हुए हमारा एटीपी, जैसे बताया था मैंने, एटीपी बेसिकली नापने के एक मेथड है जिसमें हम एनर्जी मेजर कर रहे हैं यहाँ पे निकले हुए। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूज टू स्टोरेज एट सेलुलर लेवल। ये कोशिका स्तर है, जो उपयोग और भंडारण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। बेसिकली मतलब इस एटीपी के फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब डायफ्राम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारे से रिलेटेड आने वाला है। जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो डायफ्राम अप और डाउन होते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये आपके जो डायफ्राम होते हैं लोकेटेड बिलो द लंग्स, आपके लंग्स के नीचे लगा होता है, ये डायफ्राम होता है। ठीक है, इज़ द मेजर मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक मेन मसल्स होती है जो रेस्पिरेट करती है, और आपको जो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं मदद करती है, सांस को अंदर लेने और छोड़ने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है जो श्वसन की एक मुख्य मांसपेशी जो सांस को अंदर लेने और छोड़ने में मदद करती है। ठीक है, आगे जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। सो गाइज, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, उस वाला टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट से बात करें, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा नोज़ है, नोज़ से होते हुए एयर कहाँ, लंग्स तक जाती है। लंग्स में एल्वोलिस नाम के ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद इसी पाथ से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आ जाती है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का एंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना, ये तो आपका ब्रीथिंग है। और ब्रीथिंग की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। सो हम इस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या होता है। सो स्टार्ट कर दें हम इसे। तो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल्स। आपकी जो नोज़ का जो आउटर पार्ट है, जो दोनों तरफ आपके दो होल्स दिख रहे हैं, उन्हें हम नोस्ट्रल कहते हैं। दिस एयर इज़ अ फिल्टर बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नोज। आपकी नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे से हेयर होते हैं जो इस एयर को फिल्टर करते हैं। जो भी धूल कण, डस्ट पार्टिकल इसके अंदर होते हैं तो वो हेयर के थ्रू क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं।
फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है, वो वाला पाइप जिसके थ्रू वो जो एयर है वो लंग्स में जा रही है, तो इस वाले पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, और फिर फाइनली वो कहाँ पहुँचती है, लंग्स में, फेफड़ों के अंदर। ठीक है, अब हम इसमें हम वन बाय वन इसके ऑर्गन की बात कर लें इसमें। तो जो पहला ऑर्गन है वो है नेज़ल कैविटी। ठीक है, नेज़ल कैविटी मीन्स आपके नोज़ के अंदर जो एरिया है, जो स्पेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक ऑर्गन होगा, इसका नाम होगा फेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या होता है, ये रिसीव करता है एयर को नोज़ से और ये आगे पास करने के लिए भेज देता है लंग्स की तरफ। ठीक है, इसके आगे वाले ऑर्गन का नाम क्या है, लैरिनिक्स। आपको दिख रहा होगा ये रहा फेरेनिक्स पहले, और फिर इसके जस्ट नीचे क्या है आपका, लैरिनिक्स। तो ये क्या है, प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नीचे वाले पार्ट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। एस्पिरेटिंग फूड इनटू द ट्रैकिया वाइल ब्रीथिंग। ठीक है, कि जब आप सांस ले रहे होते हो ताकि फूड इसमें एंटर ना कर पाए, क्योंकि आपके यहाँ पर दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप इसे इसोफेगस कहते हैं, उसी के जस्ट साथ के साथ आपका क्या होता है, विंड पाइप होता है। तो दोनों में ध्यान देना होता है कि फूड वाले वो एयर पाइप में फूड एंटर ना करे, तो इसलिए लैरिंक्स फंक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाते हैं इस चीज़ को। अब थोड़ा आगे देखिए, जो ये आपको बोल्ड वाला पाइप दिख रहा है आपको मोटा सा, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े तो हमें दिखाई देगा क्या, कार्टिलेज रिंग्स। मतलब आपको इसमें दिख रहा होगा ये छोटे छोटे से, ये आप अगर ढंग से देखिए इनको तो यहाँ पे कई सारी सी टाइप की, किस टाइप की, सी टाइप की रिंग्स दिखेंगी दोनों तरफ से कवर्ड। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर देखो सी टाइप की जो रिंग्स टाइप दिख रही है ये अगर एक एक और एक को देखेंगे तो आप सी टाइप, मतलब इधर से भी और इधर से जुड़ करके पूरा कंप्लीट बनाइए। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा कार्टिलेज रिंग्स। बेसिकली ये सी टाइप जो रिंग होती है ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, और हमारा ट्रैकिया ओपनिंग सो दैट द फूड कैन पास डाउन द एसोफेगस। ऐसे क्या होता है क्योंकि जब देखो मान लो इसोफेगस में जो फूड पास होता है उसमें अब कंट्रैक्शन होता था और रिलैक्सेशन होता था, बट ट्रैकिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें एयर पास होती है। तो कार्टिलेज रिंग इसको कोलैप्स होने से, मतलब इसको सिकुड़ने से या दबने से बचाते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हिंदी में बताया गया यहाँ पे कि जो हमारे इस ऑर्गन के अंदर देखें तो हमारे ये नासा द्वार से एंट्री करती है हवा, हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से बाहर आती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसे हम सांस लेना कहते हैं। और सांस लेने के माध्यम से हमारी श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है। तो सबसे पहले आप चीज़ समझे कि आपका क्या है कि नसिका, नसिका मतलब आपके नाक के अंदर जो जगह हो, नसिका नाक के द्वारा ऑक्सीजन वाली जो हवा है शरीर में एंटर करती है, उसमें छोटे छोटे महीन बाल होते हैं जो इसे फिल्टर कर देते हैं, और नाक हवा से होते हुए श्वास नली, किसमें, श्वास नली दिख रहा होगा आपको, जिसे हम ट्रैकिया कह रहे थे, तो वहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों तक जाती है। अब इसके बाद कंठ दिख रहा होगा आपको, कंठ आप कह सकते हैं ये रहा ग्रसनी जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रसनी से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है। इसके बाद क्या है, ये श्वास नली आपको दिख रहा होगा, ये रही आगे बढ़ते हुए। ठीक है, एंड इसके बाद उपास्थि बले, आप कार्टिलेज रिंग, उपास्थि बले बेसिकली दिख बताया था मैंने, ये जो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये सी टाइप की जो रिंग होती हैं इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये श्वास नली को खुलने पर थोड़ा भोजन ग्रास नली से नीचे जा सके और ये श्वास नली की रक्षा करता है। अब देखो क्या होता है कि बताए ना कि आपका ये फूड पाइप और विंड पाइप साथ साथ होता है। इस फूड, जब फूड पाइप में कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या होता है, फैलती रहती है। अब इसके फैलने की वजह से इसके शेप में कोई फर्क ना आए, इसलिए कार्टिलेज रिंग इसको सेव करने का काम कर रही होती है। सो आगे बात करें, आगे क्या होता है, आप बात करें लंग्स की। तो डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो आपका ये लंग्स है, आपका ये वाला जो डायग्राम है वो लंग्स का काम कर रहा है, ये वाला लंग्स ही है ये। इसके अंदर क्या होता है, एल्वोलिस नाम के स्ट्रक्चर है जो काम करते हैं। सो हम ढंग से इसको देख लेते हैं किस तरीके से। द एयर पासिस डिवाइड इनटू द टू स्मॉलर ट्यूब्स फाइनली रीच इन एल्वोलिस। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो कार्टिलेज रिंग है ये क्या होता है हमारा, जो ये देखा हमने क्या नाम है, जो स्मॉलर ट्रैकिया थी, जो ट्रैकिया मेन वाली थी वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती है और ये दो लंग्स में आ करके चली जाती है। और लंग्स के जब फर्दर देखेंगे आप, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है आपको ये दिख रहा होगा, रूट लाइक के ऊपर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वोली। तो ये जो एल्वोलिस होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बलून की तरह, और जो कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज को, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में ये हेल्प करती है। तो ये क्या करता है, एल्वोलिस में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर छोड़ दी जाती है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ एल्वोलिस कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स।
जो इसकी वॉल्स होती है एल्वोलिस की, वो जुड़ी होती है किससे? ब्लड वेसल से। और जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है हीमोग्लोबिन एंड फ्रॉम हीमोग्लोबिन कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द अवर बॉडी। देखो ये एल्वोलिस के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं? आप कह सकते हैं ये देखो ये हमारा लंग्स के वाले पार्ट है। तो इस एल्वोलिस में ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड में क्या होता है? आपने देखा होगा रेड कलर का ब्लड होता है। रेड इस वजह से क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है। एक क्या है? पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड बनाने का काम करता है। लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। कहाँ पर? एल्वोलिस के अंदर। एल्वोलिस में जो ऑक्सीजन आई थी उसको कैरी करता है और ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोली में छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है? ये कैप्चर कर चुका होता है किसको? ऑक्सीजन को। और बाकी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। अब क्या होता है इसके, अब यहाँ से आगे क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग देखें तो द ऑक्सीजन डिजोल्व हीमोग्लोबिन फ्रॉम द एल्वोलिस कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू द सेल इन ऑल ओवर द बॉडी। ये पूरी बॉडी के अंदर ये पहुंच जाता है। नाउ ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू द एल्वोलिस, कि जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो यहाँ पे छोड़ दी जाती है। तो पहले देखो दो काम किया एल्वोलिस ने। एल्वोली के अंदर जो एल्वोली वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो इसमें हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया और क्या छोड़ दी इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बाहर से आई थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से जितने ऑल ओवर पार्ट थे सब बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो ये मेन साइट कह सकते हैं एल्वोलिस। आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। इसका जो मेन काम है क्या? यहाँ पे इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लंग्स के अंदर होता है ये। हिंदी में देखिए इसको तो फेफड़ों में वायु मार्ग में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगर हम देखें फेफड़ों के अंदर ये जो आपके लंग्स है, लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे क्या है? बहुत सारे रास्ते दिख रहे होंगे आपको। ये इन्हें ब्रोंकियोलस कहते हैं। और जो मेन वाला रास्ता था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके, जो ट्रैकिया मतलब बोले तो आपकी जो श्वास नली थी वो दो भाग में विभाजित होकर के और भी ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। ठीक है। और फाइनली एक स्टेज आती है जब बहुत छोटे छोटे बोल उस पर लगे होते हैं। उस बोल को हम कहते हैं कोपिका, या हम कोपिका कोश के नाम से जानते हैं। ये गुब्बारे ऐसी संरचना होती है जो गैसों को आदान प्रदान करने के लिए सतह प्रदान करती है। सतह प्रदान बोले तो एरिया प्रदान करती है, जिससे क्या है आराम से गैसेस एक्सचेंज हो सके। कोपिका की जो वॉल्स होती हैं वो जुड़ी होती है ब्लड वेसल से, रक्त की कोशिकाओं से, मतलब जहाँ पे खून ट्रांसफ़र होता है नली से। उसके बाद है जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन में घुल जाती हैं और फेफड़ों से पूरे शरीर तक ले जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। मतलब जो ब्लड है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में पहुँचाता है। साथ के साथ हीमोग्लोबिन एक और काम करता है, जो कोशिकाएँ थी हमारे पूरे शरीर की उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके कोपिका तक लेके आता है। तो इस माध्यम से यहाँ पे क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। सो यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है जो हमें थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, कि जो हमारे टोबैको जैसे सब्सटेंसेस हैं, जो ऐसे तम्बाकू वगैरह जो टोबैको लाइक सब्सटेंसेस है, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए हेल्थ के लिए हानिकारक। अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखा हो तो हार्मफुल, इट इज़ डेंजर टू द हेल्थ, ऐसे आप प्रिकॉशन वगैरह देखा होगा। ये क्या करते हैं? हमारे बहुत सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? जैसे हमारा क्या हो गया, टंग हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट, जिसे हम फेफड़े, दिल, यकृत वगैरह करते हैं। इसका जो धुआं होता है, ठीक है, ये क्या कहता है? दिल के दौरे की, हार्ट अटैक वगैरह की, स्ट्रोक वगैरह की, या पल्मोनरी डिसीज, हमारी जो नसें वगैरह है उनका एक बहुत बड़ा क्या है रीज़न। इससे कई बार कैंसर भी हो जाता है लोगों को। ठीक है। तो भारत के अंदर ये समस्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है कि लोग क्या है गुटखा का सेवन करते हैं और मुंह का कैंसर बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है एक सलाह भी दी जा रही है आपको कि ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें, ना करें। ठीक है। तो ये एक तरह का प्रिकॉशन आपकी बुक में भी दिया गया। इसके अलावा क्या है सेम इसी तरीके से आपके इसके बारे में बताया गया, जो आपका स्मोकिंग होती है, जो स्मोकिंग लिखा होगा ना, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये क्या है आपके फेफड़ों के कैंसर का कारण है। जनरली इससे कैंसर हो जाता है आपका, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन कर देता है, आपके लंग्स के अंदर बहुत सारा गंदगी भर देता है। तो इस तरीके से आप देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है आपकी बॉडी के नुकसान करता है। और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे लंग्स को, हमारे बॉडी ऑर्गन को, क्योंकि देखो लंग्स जो हमारा करें हम, ये जो फेफड़े होते हैं ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगर यही ख़राब हो जाएंगे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सलाह आपको दी जा रही है। तो इसको आप ध्यान से समझे। हम बात करने वाले हैं पौधों की, जो पौधों में रेस्पिरेशन, पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो खैर रेस्पिरेशन की अगर बात करें पौधों में, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बात, अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद होगा तो उससे रिलेटेड है रेस्पिरेशन। इसमें क्या करता है पौधा ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर प्रोड्यूस करता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीज़ें बनती है प्रोडक्ट, और लगता क्या? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, बिल्कुल अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। तो देखो रेस्पिरेशन के लिए पौधों के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है? 3 चीज़ें होती है। पहला स्टोमेटा होती है, आपने देखा था स्टोमेटा, वही जो छोटे छोटे लीव्स पर आपने देखा होगा छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत सारी चीज़ें और है, जैसे क्या? लेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, जो पेड़ है, पेड़ के जो तने में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे जो छेद, जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं वातरंध्र, ठीक है? इसके बाद जो रूट होती हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं, जड़ों में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है? मिट्टी से क्या करते हैं? वो रेस्पिरेट करते हैं। तो ये चीज़ होगी जिसके माध्यम से जो प्लांट है वो रेस्पिरेट करता है। देखो पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से वातरंध्र जो कि तने में होता है, और जड़ों में भी ये सांस लेते हैं। ये फार्मूला है आपके रेस्पिरेशन का कि C6H, ये आपका ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ऑक्सीजन का ये आपका निकला वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये 3 चीज़ें बनकर के तैयार होती है। आपको डायग्राम में समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। आई होप सो आपको चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर भी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर करें। काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाया जा रहा है। सो